नमस्कार, आप देख रहे हैं SFIA संवाद यानी सोम संवाद पावर्ड बाय सोल्यूबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन। तो आज हमारे साथ ये तमाम जानकारी देने के लिए मौजूद हैं मिस्टर विनोद गोयल। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए और इस संवाद को चालू करने के लिए। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपने एक बहुत अहम विषय के ऊपर ये संवाद रखा है। मेरा सवाल आपसे कि मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स के लिए कौन कौन से लाइसेंस लेने पड़ते हैं, वही रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं? देखिए, मैंने सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर कंट्रोल करता है किस चीज को? सब्सिडी फर्टिलाइजर जी। यदि सब्सिडी, और अब सबको करता है, यदि वो आपका प्रोडक्ट सब्सिडी फर्टिलाइजर है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले आपको गवर्नमेंट से मैन्युफैक्चरिंग परमिशन लेनी पड़ेगी जी। यदि आपका वो सब्सिडी फर्टिलाइजर नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग परमिशन की जरूरत नहीं जी, क्योंकि फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर कंट्रोल करता है सेल ऑफ फर्टिलाइजर। ओके, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल नहीं करती। ओके। बहुत से लोग तो ये इसी चीज में कंफ्यूजन में अपना मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं शुरुआत करते कि एफसीओ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम लोग इस सेक्टर में जाते ही नहीं है, इंपोर्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। नहीं, क्या है कि वो आपका कहना सही है। वक्त के साथ चूंकि आज का एफसीओ सारे तरह के फर्टिलाइजर कंट्रोल कर रहा है जी, उसकी वजह से कुछ चीजें एफसीओ में साइलेंट है, तो वो साइलेंट होने में उसकी प्रॉपर इंटरप्रिटेशन नया जो एंटरप्रेन्योर नहीं कर पाता और उसकी वजह से वो क्लैरिटी ना होने से उसे दिक्कतें भी आती हैं, तो वो इसमें नहीं घुसता। जो आप बात कह रहे हो कि मैन्युफैक्चरिंग पे जो इंपोर्ट करता है वो एक अलग एक एस्पेक्ट है, उसे अपन अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे जी, वो अलग एस्पेक्ट है। फिलहाल है कि जिस फर्टिलाइजर को बनाने में मैन्युफैक्चरिंग करने में उनको मान के चलिए एनपीके के कॉम्बिनेशन है 19-19-19 है या 12-32-16 है, उसको बनाने में आपको सब्सिडी फर्टिलाइजर एज ए रॉ मटेरियल यूज करने हैं तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। सर उसकी परमिशन का क्या प्रावधान है, उस पर थोड़ा? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है उसकी परमिशन। सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, वो पूरे करके सेंट्रल गवर्नमेंट, चूंकि उसमें सब्सिडी फर्टिलाइजर इस्तेमाल होना होता है, यूरिया, डीएपी या एसएसपी या एमओपी यूज होगा, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट परमिशन देती है। ओके, तो गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए क्या प्रावधान है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर है उससे जाके उसके प्रोविजंस हैं और वो दिए जाते हैं। जी जी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन वो गवर्नमेंट का सिस्टम है कि कितने को देना है, क्या है, वो दिए जाते हैं। ओके, तो मतलब सीधे सीधे शब्दों में अगर समझा जाए तो एफसीओ सिर्फ फर्टिलाइजर की सेल्स पर कंट्रोल करता है, मैन्युफैक्चरिंग में एफसीओ का कोई ज्यादा रोल नहीं है ना। बिल्कुल ठीक बोला। नेक्स्ट है मेरा सवाल आपसे कि फर्टिलाइजर की पैकेजिंग और लेबलिंग के नियम क्या क्या है? फर्टिलाइजर की पैकिंग के नियम बहुत सिंपल है। वापस मैं आता हूं, गवर्नमेंट ने नियम सिंपल क्यों रखे, ये भी एक सोचने की बात है। फर्टिलाइजर फार्मर के साथ द्वारा यूज किया जाता है, तो फार्मर के लिए जो इसेंशियल था, जो बेसिक थे, वही गवर्नमेंट ने डाले। गवर्नमेंट ने बिल्कुल कोशिश नहीं की कि उसको ऐसे प्रोविजन डाले जाए जिससे कि कॉस्ट बढ़े, चाहे पैकिंग कॉस्ट बढ़े या पैकेजिंग की कॉस्ट बढ़े, ऐसा कुछ नहीं करा उन्होंने। गवर्नमेंट ने बोला सबसे पहले नाम लिखो, क्या प्रोडक्ट है, लिखा कि ये यूरिया है। उसके बाद उसमें कंटेंट क्या है, बोले यूरिया नाइट्रोजन 46% है, N 46% लिख दीजिए। उसके बाद बोला आप अपना ब्रांड लिखना चाहो तो ब्रांड लिख दीजिए, आपने लिख दिया कि ये ब्रांड है दीपक ब्रांड। उसके बाद नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर लिख दीजिए, ये मैं नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर है, उसका पूरा प्रावधान कर दीजिए। जो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए, और उसके बाद जो एमआरपी है यदि गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की गई तो वो डाल दीजिए, यदि वो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स में नहीं किया गया प्रोडक्ट तो उसकी एमआरपी डाल दीजिए, उसका बैच नंबर, जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो डाल दीजिए, प्रोविजन खत्म। ओके, वेरी सिंपल। क्या उसमें ऐसे एलिमेंट्स को भी हमें दर्शाना जरूरी है जो एफसीओ कंट्रोल ऑर्डर में है, या अगर नहीं है तो फिर वही फर्टिलाइजर से बाहर हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसमें देखिए, ये जितने प्रोडक्ट आप जिनकी बात कर रहे हैं वो एफसीओ में आते हैं, जो तो एफसीओ में उनके कंटेंट डिफाइंड है। ओके, सपोज जिंक सल्फेट है तो जिंक सल्फेट में जिंक और सल्फर दो कंपोनेंट होते हैं, तो वहां जिंक परसेंटेज लिखी हुई है 21% मिनिमम, सल्फर परसेंटेज लिखी है उन्होंने कि 18% मिनिमम। उसके बाद उन्होंने लिखा कि इसमें इतना मॉइस्चर होना चाहिए, ये सोल्युबिलिटी होनी चाहिए, उसमें ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि लेड है, लिथियम है, जो कि
ये एलिमेंट नुकसानदायक होते हैं, हानिकारक होते हैं खेती के लिए, उनके प्रोविजन का रखे हैं, तो वही आपको लिखना है। मतलब उसमें कुछ गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आप, मतलब बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, जो इसेंशियल इंफॉर्मेशन है वही देनी होती है, उसके आगे गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया उन्होंने जी। लेबलिंग का क्या इसमें रोल रहता है, क्योंकि पैकेजिंग में तो आपने बता दी सारी चीजें ये हमें शो करनी होती है, तो लेबलिंग का क्या रोल है? देखिए, इसके साथ मैंने पहले भी जिक्र किया था कि 2 कानून और हैं जिसका फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में कहीं वो उसका दर्ज नहीं है, लेकिन हमारे लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से 2 कानून चलते हैं। एक कानून चलता है पैकेजिंग एक्ट। तो यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज पैकेजिंग करता है, चाहे आटा पैक करे, चाहे दाल पैक करे, चाहे मक्खन पैक करे, इसी तरीके से चाहे फर्टिलाइजर पैक करे, उसे पैकेजिंग एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो वो एक पार्ट है पैकेजिंग का जी, उसको एफसीओ से कोई मतलब नहीं। ओके। तो वो आपको, यदि आप इंडस्ट्री में आप फैक्ट्री लगा रहे हो, इंडस्ट्री चला रहे हो या मटेरियल इंपोर्ट करके बेच रहे हो, तो आपको वो लाइसेंस लेना पड़ता है। तो वो आप ले लीजिए, बहुत आसान है, आजकल तो ऑनलाइन हो गया सिस्टम, मिनिमम बेसिक्स है वो पूरे कर दीजिए जी। तीसरा था वेट एंड मेजरमेंट एक्ट। वेट एंड मेजरमेंट एक्ट क्या है कि भी कोई चीज तोलोगे आप या कोई चीज नापोगे तो उसमें वेट एंड मेजरमेंट एक्ट लगता है, तो उसके प्रोविजंस हैं वो आप उस पर लागू कर दीजिए जी। तो उसके पैकेजिंग एक्ट और वेट एंड मेजरमेंट एक्ट के 1-2 कानून है जो पैकेजिंग करते समय वो लगाने होते हैं। जैसे कि होता है कि आप, ये केमिकल है तो केमिकल में 50 kg वेट है, तो उन्होंने कहा है कि 50 kg वेट को के को बड़ा लिखो, जी को छोटा लिखो जी। ये लिखा हुआ है वेट एंड मेजरमेंट एक्ट में, तो आपको उसी तरीके से के और जी को लिखना पड़ेगा जी। तो उसके तरीके से आप केजी लिख दीजिए। वेट एंड मेजरमेंट एक्ट कहता है कि आप इसको वेंड पैक्ड नहीं लिख सकते, तो आप उसको वेंड पैक्ड मत लिखो, ये नहीं है। मतलब कहने का उनका है कि जब फार्मर के हाथ में जाए तो 50 kg वजन आपने लेबल पे लिखा है तो 50 kg नेट वेट होना चाहिए। ओके। फिर प्रोविजन है कि आप ग्रॉस वेट लिखिए, मैं पैकिंग के क्या वेट है। जैसे आजकल आपने मिठाई के डिब्बों पे सुना होगा कि गवर्नमेंट कहती है मिठाई के डिब्बे जो है वो मिठाई के साथ नहीं तोले जाने चाहिए, तो उसमें ग्रॉस वेट होता है कि उसमें मिठाई 2 किलो है तो हमारे फर्टिलाइजर में यदि उसमें फर्टिलाइजर 50 किलो है तो मैं बैग के 50.2 किलो बनता है, तो आप उसमें ग्रॉस वेट लिख दीजिए। तो ये प्रावधान जो है वो वेट एंड मेजरमेंट एक्ट के थ्रू आते हैं, वो उनका पालन कर लीजिए, तो वो उससे आपका काम, दोनों को मिलाने से आपका काम हो जाता है। जी सर, अगला सवाल आपसे यही है कि सर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन और बिक्री के लिए लाइसेंस कैसे लिया जाता है? अभी बिक्री की बात आ गई है सर। देखिए, गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में सेंट्रल कंट्रोल है, उसके बाद उन्होंने वो सारी पावर डेलीगेट कर दी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर स्टेट गवर्नमेंट के पास। ओके। यदि गुजरात में काम करते हो तो गुजरात के डायरेक्टर एग्रीकल्चर है, यूपी में काम करते हो यूपी के डायरेक्टर एग्रीकल्चर है, तो उनको पावर डेलीगेट कर दी गई है कि ये एफसीओ के तहत जो रजिस्ट्रेशन है वो देते हैं जी। फिर डायरेक्टर एग्रीकल्चर के जब ऑफिस में आप लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हो तो यदि आप स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट लाइसेंस लेना है तब तो आप वहां जाओगे, अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर बना दिया जी। तो उसके पदों के स्टेट वाइज थोड़े से नामों में फर्क है जी। आप उसके अप्लाई करते हो जी। डिस्ट्रिक्ट में, उसी का होलसेल लाइसेंस मिलता है और उसी के रिटेल लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस मुझे नहीं कहना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होता है, उसी का रजिस्ट्रेशन होलसेल का मिलेगा, रिटेल का मिलेगा। और यदि आपको स्टेट का लेना है तो डायरेक्टर एग्रीकल्चर अप्लाई करो और वहां पे भी उन्होंने डेलीगेट कर दिया पावर। मोस्टली ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल या डिप्टी डायरेक्टर लेवल के ऊपर ऑफिसर रहते हैं जिनके ऑफिस में जाके आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है या परमिशन मिलती है और डायरेक्टर के यहाँ साइनों की फाइल आ जाती है जी। तो जो मेन डायरेक्टर, जो कंट्रोलर जिसको बोलते हैं, उसको एग्जीक्यूटिव पावर डेलीगेटेड है, उससे आपको काम करने में बहुत आसानी है, तो इसलिए ये काम बहुत आसान है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के यहाँ जाके आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाते हैं। लेकिन सर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा सेल करने से पहले? क्योंकि आप, अगर हम बात करते हैं मेडिसिन की या किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने की, तो सेंट्रलाइज एक लाइसेंस अगर मिल जाता है तो इजी हो जाता है सभी के लिए उसको सेल करना। लेकिन आप अगर हिमाचल में अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आपको पहले स्टेट लेवल पे लाइसेंस लेना, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो बहुत मतलब कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। अगर एक छोटा व्यक्ति या एक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर है, वो चाहता है कि मैं हर स्टेट में अपना सेल करूं, तो उसको हर स्टेट में जा जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो इट्स नॉट इजी। आई थिंक, मुझे तो नहीं लगता कि इतना इजी होगा ये।
देखिए, मैंने आपको पहले इसको एक कंटेक्स्ट में सोचना चाहिए जी कि जब ये लाइसेंस फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर आया था, प्रोविजन आए थे, उस प्रोविजन में ये कुछ नहीं था जो हम आज कर रहे हैं। जी उसमें एसटीसी एमएमटीसी इंपोर्ट करती थी और इंडिया में बेचती थी। एसटीसी एमएमटीसी गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं, कॉर्पोरेशन हैं उनके, तो उसको कोई ये नहीं था। जब से फर्टिलाइजर ओजीएल में आया, जी 92 या 97 में कुछ आया, मुझे डेट ध्यान नहीं है, तो उसके बाद हमारे जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वो इंपोर्ट में आ गए। जी तो ओजीएल होने की वजह से हम इंपोर्ट करने लगे, गवर्नमेंट ने ओपन किया, तो कैनलाइजिंग एजेंसियों का रोल खत्म हो गया। जी तो नॉन सब्सिडी फर्टिलाइजर को कोई भी इंपोर्ट कर सकता था। जी तो जब ये सब आए और हर जगह पे ये व्यापार बहुत बढ़ा और फर्टिलाइजर की वैरायटी बढ़ी, ग्रेड्स बढ़े, एफसीओ में प्रावधान आए कि कुछ भी कर सकते थे और अच्छे अच्छे प्रावधान आए, तो ये सवाल खड़ा होने लगा कि भाई लाइसेंस एक होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन एक होना चाहिए। लेकिन देखिए, ये हमारा सिस्टम गलत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले समझना पड़े एग्रीकल्चर जो है ना कंकरेंट लिस्ट में है यूनियन गवर्नमेंट की। जी कंकरेंट लिस्ट में, मतलब सेंट्रल भारत सरकार की कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट में होने से इसमें रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, स्टेट गवर्नमेंट का भी। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट सारे कानून अपने लेवल पे नहीं बना सकती, एग्जीक्यूशन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर करती है। तो एफसीओ बना दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन इसका सारा एग्जीक्यूशन स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। इसीलिए वो स्टेट डायरेक्टर एग्रीकल्चर स्टेट है जो इसके ऊपर आगे कार्यवाही करता है। तो वो आसान तो बहुत है कि एक व्यक्ति ने एक दुकान खोलनी है एक गांव के अंदर, वो गांव रोहतक के जिले में एक छोटा सा गांव है और वो दुकान खोलना चाहता है, तो वो लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट लेने थोड़ी आएगा, परमिशन लेने। उसने वही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे गया, जाकर उसने कहा जी मुझे दुकान खोलनी है, वही उसका लाइसेंस या परमिशन दे दी गई, वही उसका इंस्पेक्शन हो गया, उसकी दुकान की चौहद्दी दे दी गई और काम खत्म। उसे कहीं जाना ही नहीं। प्रॉब्लम है हम जैसों के लिए जो कि नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, मल्टी स्टेट जाते हैं, हम ये डिमांड करते हैं कि आप इसको सिंगल लाइसेंस करो जी, वन नेशन वन लाइसेंस जी। तो वही है ना कि मैन्युफैक्चरर्स तो पूरे नेशनल लेवल पर काम करता है, नेशनल लेवल पे सप्लाई देता है, तो उसके लिए बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हर स्टेट में जा जाके रजिस्ट्रेशन कराना, डिस्ट्रिक्ट वाइज रजिस्ट्रेशन। हम उसके लिए हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में, क्योंकि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और हर चीज को गहराई से हम, आज हमारा जो मकसद है इस पॉडकास्ट का वो है कि हम इन चीजों को ध्यान से समझें और इसकी भावना को समझ के हम इसमें डिमांड करें जी। अब हर चीज को आउटराइट एफसीओ को गलत बताना मैं उचित नहीं, मेरी नजर में उचित नहीं। ये तो किसी का भी उद्देश्य नहीं है एफसीओ को गलत बताया जाए, लेकिन एफसीओ को समझना बहुत जरूरी है ताकि वो आसान नजर आए और कॉम्प्लिकेशंस लोगों को ना लगे। ये हमारा कानून इतना खूबसूरत कानून है जी, इसमें इतनी खूबियां हैं, शायद वर्ल्ड में ऐसे कानून बहुत कम होते हैं। थोड़ा सा यदि हम इस, बहुत अच्छा लगेगा, मेरी खुशकिस्मती होगी कि 10 पॉडकास्ट में हम इस मैसेज पे पहुंचे कि हमें इसमें क्या बदलाव की जरूरत है, लेकिन हमें ये कानून बहुत अच्छा है जी। सर मेरा अगला सवाल आपसे है कि अगर कोई एफसीओ का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, कोई भी किसी भी उसमें, तो क्या इंडस्ट्री पे इसके कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं? क्या देखिए, एफसीओ का फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के प्रोविजन का उल्लंघन का फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में डिफरेंट जो उसके धाराएं हैं, अंदर सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस में प्रोविजन दे रखा है कि यदि ये काम करेगा तो दुकान बंद उसका परमिशन कैंसिल हो जाएगी, ये काम करेगा तो उसका फर्टिलाइजर जो है वो अनस्टैंडर्ड हो जाएगा, अनस्टैंडर्ड होगा बेच नहीं सकेगा, उस अनस्टैंडर्ड को बेचने की का क्या तरीका है, उसको दोबारा टेस्टिंग करना है, उसके ऊपर क्रॉस लगाना है, उसका प्राइस डिसाइड होना है, तो अपील कैसे होनी है, वो सब फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में दे रखा है। लेकिन यदि आप इसके आगे उल्लंघन करते हो तो क्रिमिनल प्रोविजन जो है वो आते हैं इसके ओरिजिनल एक्ट से। वो एक्ट है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसकी धारा 3/7 प्रोविजन नंबर 7 के थ्रू क्रिमिनल प्रोसीजर आते हैं। उसी क्रिमिनलाइजेशन जो है उसमें ही है कि आपको सजा हो सकती है जी, आपके खिलाफ एफआईआर हो सकती है, तो वो क्रिमिनल प्रोविजन इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से आते हैं। लेकिन बाकी जो आप उल्लंघन करते हो तो एफसीओ बहुत सिंपल है, बिल्कुल कैलकुलेटेड है कि किस उल्लंघन का क्या आपका वो
एक्शन है उसके ऊपर, वो एक्शन उसमें लिखे हुए हैं सबके सब, और उस एक्शन में क्या रिलीफ है वो भी उसमें लिखा हुआ। ऐसा एग्जांपल है कि आपका क्वालिटी कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है। यदि आप कोई भी फर्टिलाइजर बेचते हैं अपनी दुकान से और आपके पास इंस्पेक्टर आते हैं, आके वो फर्टिलाइजर का सैंपल लेते हैं उसकी शुद्धता जांचने के लिए, तो सैंपल का प्रोविजन दे रखा है कि उसमें 3 सैंपल लिए जाएंगे। 3 सैंपल में से 1 सैंपल डीलर के पास होगा और 2 सैंपल वो अपने साथ ले जाएंगे। 1 सैंपल उसमें से अपने पास अधिकारी रख लेंगे और 1 सैंपल लेबोरेटरी भेज दिया जाएगा। लेबोरेटरी में यदि वो सैंपल अमानक सिद्ध होता है तो आपका वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा और उस माल को बेचने पे पाबंदी लगा देगा, उस माल को नहीं बेच सकते। अब यदि वो अमानक में बहुत ज्यादा मानक है, जैसे 21% जिंक होना चाहिए जिंक सल्फेट सेप्टाहाइड्रेट में, और वो 12% निकलता है, 16% निकलता है, तो इसका मतलब आपकी नीयत ठीक नहीं है। तो वो चाहेगा तो आपको धारा 3/7 इसेंशियल कमोडिटी एक्ट की सेक्शन 3 और उसका प्रोविजो 7 आपके खिलाफ एफआईआर कर देगा। ओके, तो एफआईआर में फिर आपको उसके लिए आपको जो है सीधे अरेस्ट हो जाओगे। ओके, ये उसके प्रोविजंस हैं जो वो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से आते हैं। तो सर ये तो बहुत ही समझदारी, मतलब ये बहुत ही ज्यादा कभी कभी डराने वाला भी लगता है कि अगर जरा सी भी 1 या 2% का भी अगर अंतर आता है तो क्या उसमें भी यही एक्ट लागू हो जाएगा? देखिए एक्चुअली क्या हुआ है कि इसके ऊपर काफी सर्कुलर्स भी हैं, लेकिन जो तंत्र है वो कई बार बहुत ज्यादा इसके नाम के ऊपर बहुत जुल्म करता है। वो उसका अनड्यू बेनिफिट प्रेशर डालता है और उसने ट्रेड को धमका के रखता है और इसकी वजह से बहुत परेशानी है पूरे ट्रेड को, पूरी इंडस्ट्री को, जिसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे कि अभी हम पहले बात कर रहे हैं कि लॉ क्या है, फिर धीमे धीमे अपन हर पॉडकास्ट में इसको क्वांटिफाई करते चले जाएंगे। ठीक है सर। सर मेरा आपसे अगला सवाल है, एफसीओ का इंडस्ट्री और मार्केट में ओवरऑल क्या लाभ है, क्या फायदा है? लाभ है कि एक तो ग्रेड स्पेसिफाइड है, आप कुछ भी चीज को फर्टिलाइजर बोल के नहीं बेच सकते जी, जो कि अच्छी बात है। नंबर 2, कैसे बेचना है पूरा एक डिग्निफाइड प्रोसीजर है। प्राइस जो सब्सिडी फर्टिलाइजर है उसका प्राइस फिक्स है, उसके मिलने का तरीका दिया हुआ है कि एंड यूजर को कैसे मिलेगा, वो गलत काम नहीं होगा। एफसीओ के तहत उसमें प्रावधान है। तो बेनिफिट फार्मर को एफसीओ का बहुत अच्छा है, जिसका बेनिफिट डीलर को भी बहुत अच्छा है कि एक सेट पैटर्न के थ्रू क्वालिटी प्रोडक्ट फार्मर को मिले। ये गवर्नमेंट भी चाहती है, इंडस्ट्री भी यही चाहती है। तो गलत लोग जो इंडस्ट्री में घुस जाते हैं या गलत लोग जो मार्केट में घुस जाते हैं, डीलर गलत होते हैं, तो उनको रोकने के लिए एफसीओ के प्रावधान बहुत अच्छे हैं जी। तो इसलिए ऐसे गलत नहीं है। लेकिन जब उन प्रावधानों का मिसयूज किया जाता है, चाहे सरकारी तंत्र के द्वारा या उसमें से रास्ते ढूंढती है इंडस्ट्री या डीलर रास्ते ढूंढता है, तो वो बहुत तकलीफदेह होता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग जो फर्टिलाइजर निर्माता है उन लोगों के लिए भी तो फायदा करता होगा? उनको फायदा करता है कि अनहेल्दी कंपटीशन नहीं आता। यदि प्रावधानों का, प्रोविजंस का हर व्यक्ति पालन करे, उसमें गलत काम नहीं करे, उसमें रास्ता नहीं ढूंढे, तो अनहेल्दी लोगों को ये बाहर रखता है जी। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर की वजह से एक डिसिप्लिन मार्केट में बनता है और ट्रेड में, इंडस्ट्री में डिसिप्लिन बनता है। तो डिसिप्लिन डालने के लिए चीजें बहुत अच्छी हैं जी। तो सर ये आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी है। मेरा आखिरी सवाल है, नई प्रोडक्ट जैसे बायोस्टिमुलेंट और सॉइल कंडीशनर्स को एफसीओ में कैसे शामिल किया जाता है? एफसीओ में शामिल करने के जो आपने बायोस्टिमुलेंट का जिक्र किया है, वो अभी एक रिसेंट डेवलपमेंट है। 3 साल पहले गवर्नमेंट ने बायोस्टिमुलेंट को एफसीओ में डालने के लिए प्रोसीजर बनाया है कि उसमें उन्होंने टॉक्सिसिटी और उसको, उसके जो टेस्टिंग प्रोसीजर और उसकी स्पेसिफिकेशन का करके उसको आपको ट्रायल देके ट्रायल का डाटा सबमिट करना पड़ता है और डाटा सबमिट करके एफसीओ में आते हैं। लेकिन वो बहुत कबरसम है और उसमें टाइम बहुत खर्च होता है और उसमें पैसा भी बहुत खर्च होता है। तो आने का प्रोसीजर बड़ा लंबा है वो, तो डेफिनेटली, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे होता है, स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं जी। हाँ।
विनोद सर, आपने हमें एफसीओ को लेकर इतनी अच्छी और गहनता से जानकारी दी और मुझे उम्मीद है आप सभी को भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही पसंद आई होगी और आपको कहीं ना कहीं इसका लाभ भी मिलने वाला होगा। विनोद जी, आपने हमें इतने सवालों का जवाब दिया और इतनी अच्छे से और गहनता से और गहराई से पूरा प्रकाश डाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे से सवाल पूछ के मेरा काम आसान कर दिया, नहीं तो ये भी समझाना बहुत मुश्किल हो जाता। थैंक यू सो मच सर। आज के इस पहले पॉडकास्ट में विनोद जी ने हमें जानकारी दी एफसीओ क्या है, कब ये लागू हुआ और इसके फायदे क्या है, लाभ क्या है, और सबसे बड़ी बात, एफसीओ बहुत ही आसान सा सरल सा एक कंट्रोल ऑर्डर है जो हमारे इस सेल्स के फर्टिलाइजर सेल्स के प्रोसेस को आसान करता है, डुप्लीकेसी को दूर करता है और डीलर्स और निर्माताओं के लिए एक ऐसा माहौल और एक ऐसा इकोसिस्टम जनरेट करता है जहां पर एक हेल्दी कंपटीशन होता है और किसान को भी अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। एफसीओ बहुत ही सीधा सा और साधारण सा और बहुत अच्छा ऑर्डर है जिसको लेकर विनोद जी का तो कंसेप्ट है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन नियम है, कानून है जिसमें कभी भी कोई भी प्रावधान किया जा सकता है। इस एपिसोड में हमने काफी गहराई से बात की एफसीओ के हिस्ट्री को लेकर, एफसीओ के बारे में जानने को लेकर, लेकिन अगले एपिसोड में हम जानेंगे कैसे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर एफसीओ को लागू करती है, फर्टिलाइजर निर्माताओं को और डीलर्स को लाभ मिलता है। तो ये चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में।